टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं उसका नाम है पार्ट 2 अम्ल, क्षारक तथा लवण। इससे पिछली क्लास में हमने देखा कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्लों के प्रकार क्या हैं, अम्लों के भौतिक गुण क्या हैं और अम्लों के रासायनिक गुण क्या हैं। आज हम इस क्लास में देखेंगे कि क्षारक के बारे में। सबसे पहले कि क्षारक कहते किसे हैं, तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं या हम कह सकते हैं तीखे होते हैं, और हम कह सकते हैं कि जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे, या जो जल में पूर्ण रूप से आयनित होकर या पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रो ऑक्साइड रेडायन देते हैं। क्षारक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं, और हम कह सकते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर सकते हैं, या वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः आयनित होकर रेडा आवेशित हाइड्रो ऑक्साइड देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। यहीं पर एक शब्द और आता है कि क्षार क्या होते हैं। तो अगर यहां पर देखें कि क्षार और क्षारक में अंतर क्या है, तो हम कह सकते हैं वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः आयनित या पूर्णतः आयनित होते हैं, क्षार कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं। क्षार और क्षारक में से यही अंतर है कि वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं क्षार कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी क्षारक होंगे जो जल में पूर्णतः आयनित होंगे वो सभी क्षार होंगे, या यहाँ पर हम कह सकते हैं पदार्थ की जगह पर वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं क्षार कहलाते हैं। तो सभी क्षार क्षारक होंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी क्षारक हैं वो सभी जल में पूर्णतः घुलनशील नहीं होते। इनमें से कुछ जल में घुलनशील होते हैं और कुछ जल में घुलनशील नहीं होते। जैसे अगर हम क्षार में देखें तो हम कह सकते हैं, अगर इससे आगे देखें कि हम क्षार के प्रयोग प्रकार क्या होते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, तो जो क्षार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल क्षारक, और नंबर 2 दुर्बल क्षारक। तो यही हम देखें कि प्रबल क्षारक क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि। यदि देखें हम कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में पूर्णतः आयनित है, तो अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यदि जल में घुला जाए तो हम देखेंगे कि पोटेशियम अलग हो जाएगा और जो हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड है वो अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इनकी जो आयनों की संख्या है वो बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये पूर्णतः जल में आयनित है। या सोडियम जो हाइड्रो ऑक्साइड है
इससे जल में घोलें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम अलग हो जाएगा और जो हाइड्रो ऑक्साइड है वो अलग हो जाएगा। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि ये जल में पूर्णतः आयनित है। तो प्रबल क्षारक में हम कह सकते हैं वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और भी है। नंबर 2 है दुर्बल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक ठीक प्रबल क्षारक का विपरीत होता है। जैसे हम कह सकते हैं वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, यानी कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो क्षारक है ये जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते। अगर हम देखें कि एल्युमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है ये जल में पूर्णतः आयनित होता है, तो हम देखेंगे कि जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है प्लस के हाइड्रो ऑक्साइड है, तो ये एल्युमिनियम प्लस हाइड्रो ऑक्साइड में विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे इनके आयनों की जो संख्या है वो बराबर नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये जल में पूर्णतः आयनित नहीं है। यदि ये देखें कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये जल में पूर्णतः आयनित है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो भी जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि ये भी जल में पूर्णतः आयनित नहीं है। तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। यदि इससे आगे हम देखें कि क्षारकों के भौतिक गुण क्या होते हैं, तो नंबर 1 अभी हमने देखा कि जो क्षारक हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे, जल में विलेय होते हैं। क्षारक हैं वो स्वाद में कड़वे होंगे और जल में विलेय होंगे। जल में विलेय 2 प्रकार से होंगे, या तो पूर्णतः विलेय होंगे या पूर्णतः विलेय नहीं होंगे। हम कह सकते हैं प्रबल विलेय और दुर्बल विलेय। और हम कह सकते हैं जो क्षारक हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यदि क्षारकों को स्पर्श किया जाता है, स्पर्श करने पर ये साबुन की तरह चिपचिपाते हैं। यानी कि जो क्षारक होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, जल में विलेय होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यदि इन क्षारकों को स्पर्श किया जाता है तो ये साबुन की तरह चिपचिपे होते हैं। जिससे आगे हम देखेंगे क्षारकों के भौतिक गुणों, रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो जो क्षारकों के रासायनिक गुण हैं, तो क्षारकों के रासायनिक गुण में नंबर 1 में यदि हम देखें कि क्षारकों की जो अभिक्रिया है, अगर क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाए
यदि क्षारकों की किसी सक्रिय धातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यदि क्षारक को या क्षारक की किसी धातु के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यदि किसी भी सक्रिय धातु के साथ क्षारकों की अभिक्रिया या क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे पास एक धातु है जिंक, अगर इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएं तो जो हमें प्राप्त होगा तो एक तो हमें प्राप्त होगा NaZn प्लस OH रेडाइन। अगर जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमें सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है। और यदि किसी एक मान लो धातु है जिंक, और जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमें सोडियम जिंक ऑक्साइड और साथ में ही हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और जो हमें एक प्राप्त होगा ये तो हमारा होगा लवण और ये हमारी होगी हाइड्रोजन गैस। या अगर दूसरा उदाहरण देखें कि एल्युमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो सोडियम की यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड की एल्युमिनियम के साथ क्रिया कराई जाए तो यहां पर अगर हम एल्युमिनियम की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमें एल्युमिनियम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है। यहां पर हम इसे पूरा कर लें और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये तो धातु के साथ अगर किसी भी क्षार की अभिक्रिया कराई जाएगी तो हमें कराने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। अगर अगले नंबर में हम देखें कि किसी भी क्षारक की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है या किसी भी अधातु के साथ क्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर तो हम कह सकते हैं कि क्षारक की किसी अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है। यदि किसी भी क्षारक की किसी अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर हमें लवण और जल प्राप्त होगा, यानी हम कह सकते हैं कोई क्षारक है प्लस अधातु ऑक्साइड तो हमें लवण प्लस जल प्राप्त होगा। यदि इसे उदाहरण के रूप में देखें CO2 कैल्शियम प्लस कोई क्षारक
यदि कैल्शियम की भुंजे चूने के साथ क्रिया कराने पर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये हमारी अधातु है, ये हमारा क्षारक है और ये हमें धातु एक लवण प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड और हमें जल प्राप्त होता है। तो इससे आगे देखें तो क्षारक और लवण अम्ल की आपस में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? यह क्षारक की तथा अम्ल की क्रिया कराने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है और इसी विधि को हम उदासीनीकरण कहते हैं। जब किसी क्षार और अम्ल की क्रिया कराई जाती है तो इसी विधि को हम उदासीनीकरण कह सकते हैं। यह क्षारक तथा अम्ल की क्रिया कराने पर हमें लवण तथा जल प्राप्त होगा। यदि हम देखें यदि मान लो एक हमारे पास क्षारक है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यदि इन दोनों की एक साथ क्रिया कराई जाए तो हमें एल्युमिनियम सल्फेट प्राप्त होगा और साथ में हमें जल प्राप्त होगा। तो ये एल्युमिनियम सल्फेट है वो हमारा लवण है और ये हमारा जल है। हम कह सकते हैं यहाँ पर ये अम्ल है और ये हमारी क्षारक है। तो किसी भी क्षारक और अम्ल की क्रिया कराने पर हमें लवण और जल प्राप्त होता है। और हम यहां पर कह सकते हैं कि अम्ल को जल के साथ क्रिया कराने पर या अम्ल को जल में विलय करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि किसी भी अम्ल को जल में विलय कराया जाता है तो वहां पर हमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी के बचाव के लिए हमें अम्ल को जल में धीरे धीरे डालना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। यदि ऐसा अम्ल में जल को डालें तो वहां पर ऊष्मा अति तीव्र गति से उत्पन्न होगी जो हमें क्षति पहुंचा सकती है। तो इसके बचाव के लिए हमें जल में अम्ल को धीरे धीरे करके डालना चाहिए। और हम यहाँ पर कह सकते हैं अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक के जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण वैद्युत का प्रवाह होता है। यदि किसी भी जलीय विलयन में वैद्युत का प्रवाह हो रहा है तो उसमें अम्ल तथा क्षारक का जलीय विलयन में जिसमें आयनों की जो स्थिति है वो मुक्त है। इससे आगे हम देखें कि जो क्षारकों के प्रयोग हैं या जो उपयोग हैं वो हम कहाँ कर सकते हैं। क्षारकों के उपयोग नंबर 1 आपने देखा होगा क्षारकों के उपयोग में कि जो हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है
इसका जो प्रयोग है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में करते हैं। वहीं अगर हम देखें कि जो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम अमोनिया बनाने में करते हैं। यानी अमोनिया NH3 बनाने में हम अमोनियम हाइड्रोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। और अगर हम देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम साबुन, धावन पाउडर, साबुन, धावन पाउडर, कागज की लुगदी बनाने में तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका प्रयोग हम साबुन, धावक पाउडर तथा कागज की लुगदी बनाने में करते हैं। अगर हम देखें कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम क्या कर सकते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग चमड़ा उद्योगों में, चमड़ा उद्योगों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका ही प्रयोग हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कर सकते हैं। यानी कि हम जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है उसका प्रयोग वस्त्र तथा प्रत्यम्ल बनाने में कर सकते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग है वो अमोनिया गैस बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग है वो साबुन, धावन पाउडर या कागज की लुगदी बनाने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका प्रयोग हम चमड़ा उद्योगों में, ब्लीचिंग पाउडर में, या हम कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं कि एक स्थिति आती है जहाँ पर प्रयोग और करते हैं कि जो हमारा दांत साफ करने के लिए हम किसी भी टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, कोलगेट का, तो वहां पर वो थोड़ी सी क्षारीय होती है, क्योंकि जो दांतों के ऊपर है वो जो मैल जम जाता है वो अम्ल के रूप में होता है। तो जहां पर अम्ल और क्षारक का जैसे ही संपर्क होता है तो वह उदासीन हो जाता है, वहां उन दोनों की स्थिति खत्म हो जाती है, यानी वहां पर हमें लवण और उसके साथ में जल प्राप्त होगा। तो इसलिए हम जो कोलगेट है वो